दोस्तों, स्वागत है आपका समुद्र क्लासेस में। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और खुश होंगे। बायोलॉजी में पिछले लेक्चर में हमने उपकला उत्तक के बारे में पढ़ा था। मैं बता दूं आपको, जो हमारा चैप्टर है वो है कोशिका एवं उत्तक। कोशिका के बारे में हमने हर पार्ट्स को देख लिया, हर चीज को समझ लिया। अब जो हम लोग बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं टिश्यूज के बारे में, उत्तक के बारे में। देखिए, उत्तक में पहले वीडियो लेक्चर में हमने बात किया था उपकला उत्तक, जो कि उपकला उत्तक जो है, जो कि एक्सटर्नल प्रोटेक्टिव लेयर बनाने वाला टिश्यूज होता है, उसके बारे में हमने जिक्र कर लिया था। उसके जितने भी प्रकार होते हैं उसके बारे में हमने जिक्र कर लिया था। याद होगा, मैंने बताया था कि टिश्यूज को जो है वो 4 प्रकार से डिवाइड किया गया है। पहला टिश्यूज तो था हमारा उपकला उत्तक। दूसरा जो टिश्यू है वो है हमारा कनेक्टिव टिश्यू, जिसको कि संयोजी उत्तक कहते हैं। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है आपका संयोजी उत्तक, जिसको कि हम लोग कहते हैं हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू, हिंदी में कहते हैं संयोजी उत्तक। ध्यान से देखिएगा और एक एक पॉइंट को समझिएगा। आज जो है संयोजी उत्तक है, जिसको कि हम लोग कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। अब यहां पर एक चीज समझिएगा कि संयोजन करना, या फिर यहां से समझिए कनेक्टिव टिश्यू तो हमने समझ लिया। टिश्यू क्या है कि कई सारी कोशिकाओं का ऐसा समूह जो किसी एक कार्य के प्रतिपादन के लिए सुनियोजित होता है, उसको हम लोग टिश्यूज कहते हैं, या हिंदी में इसी को उत्तक कह देते हैं। लेकिन यहां पर क्या कह रहा है, कनेक्टिव टिश्यू मतलब ऐसा टिश्यू जो कनेक्शन जनरेट करता हो, जो कनेक्ट करने का काम करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू। इसका मतलब है, ये तो बात हो गई फॉर्मली वर्ड के अकॉर्डिंग, लेकिन जब हम संयोजी उत्तक किसी भी जंतु जगत में समझते हैं तो मतलब है विभिन्न अंगों को जोड़ने का कार्य जो करता है, जो उत्तक, वैसा उत्तक जो विभिन्न प्रकार के अंगों को जोड़ने का कार्य करता है, उसी को हम लोग संयोजी उत्तक कहते हैं। और साथ ही साथ जो है, जब ये कनेक्टिव टिश्यू है तो ये क्या करेगा, आपको सपोर्ट भी प्रोवाइड करेगा। तो एक एक करके इसके पॉइंट्स को देखते हैं और इसके प्रकार को समझते हैं। पहला है आपका संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक क्या है, तो विभिन्न अंगों और उत्तकों को संबद्ध करता है। संबद्ध करना मतलब जोड़ना, कनेक्शन जनरेट करना। जैसे हमें किसी चीज को जोड़ना है, तो जोड़ना है, अगर मान लीजिए टूट जाता है तो बीच में फेविक्विक लगा के जोड़ देते हैं। तो उसी तरह का कनेक्टिव टिश्यू क्या है, एक तरह का फेविक्विक है, ग्लू है, जो कि दो पार्ट्स को जोड़ने का काम कर रहा है, संबद्ध करता है तथा उन्हें कुछ अवलंब भी देता है। मतलब अवलंब मतलब सपोर्ट भी दे देता है ना। सपोर्ट, जैसे इसको जोड़ दिया क्या हो गया वो, अब मान लीजिए ये अगर ऐसा रहता कि फेविक्विक से हमने जोड़ दिया और जोड़ने के बाद ये फिर से गिर जाता है ना, क्या आता है, जिस अवस्था में हमने जोड़ा वैसे ही रह जाता है। जब हम इसको ऐसे भी कर दें कुछ नहीं होगा, ऐसे भी कर दें फिर भी कुछ नहीं होगा। क्या क्या सपोर्ट भी दे दिया ना एक तरह का, एक सपोर्ट भी देता है और जोड़ने का भी काम करता है। कौन सा, कनेक्टिव टिश्यू, या हिंदी में कहते हैं इसी को संयोजी उत्तक। कहता है इस उत्तक में कोशिकाओं की संख्या कम होती है। क्या होता है, उत्तकों में जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं उसमें जो कोशिकाएं होती है उसकी संख्या क्या होती है, कम होती है। तथा अंतर कोशिकीय पदार्थ जो है, इंटरसेल्युलर जो मटेरियल है, वो क्या होता है, अधिक होता है, अधिक होता है। ठीक है। और अंतर कोशिकीय पदार्थ क्या होता है, इसी को मैट्रिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मैट्रिक्स कहते हैं, या मैट्रिक्स कहा जाता है। याद रखिएगा कि जो संयोजी उत्तक है, कनेक्टिव टिश्यूज है, उसमें कोशिकाओं की संख्या कम होती है, बहुत अधिक नहीं होती है। लेकिन इसमें जो अंतर कोशिकीय पदार्थ होते हैं, इंटर सेल्युलर जो मटेरियल होता है, जो पदार्थ होता है, वो होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है। कहता है मैट्रिक्स क्या होता है, तो मैट्रिक्स तंतुवत फाइब्रसियस जो है, ठोस जेली की तरह तरल, सघन या कठोर अवस्था में रह सकता है। क्या क्या कह दिया, मैट्रिक्स जो है तंतुवत मतलब फाइबर के जैसा, तंतु रेशा के जैसा, धागे के जैसा रह सकता है, ठोस रह सकता है, जेली के समान रह सकता है, तरल रह सकता है, सघन रह सकता है, कठोर भी रह सकता है। इन सब स्टेट में ये हो सकता है कौन, मैट्रिक्स। कहता है संयोजी उत्तक जो है, जो कनेक्टिव टिश्यू है, वो आंतरिक अंगों के जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, इंटरनल जो पार्ट्स हैं हमारे,
उसके बीच का जो स्थान है, जो बीच का खाली स्थान होता है, उसको भरने का काम भी संयोजी ऊतक ही करता है। जैसे हम मान लेते हैं कि जो हड्डी है, हड्डी और मसल्स टिश्यू, हड्डी और मसल्स टिश्यू, जो बोन टिश्यूज है और मसल्स टिश्यू है, दोनों अलग अलग प्रकार की टिश्यूज है। लेकिन देखिएगा बोन्स के साथ मसल्स क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है ना। तो कैसे जुड़ा हुआ है, तो उसके बीच क्या है, कनेक्टिव टिश्यू से जुड़ा हुआ है। तो क्या कहता है कि जो अब टिश्यू से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब है कि क्या किया, उसके बीच का जो वैकेंट प्लेस था उसको क्या कर दिया, भर दिया, है ना। अगर मान लीजिए इसको हम चिपकाते हैं फेविक्विक से, तो क्या होगा कि जो बीच का वैकेंट प्लेस होगा वो क्या होगा, भर जाएगा उस फेविक्विक से और ये दोनों चिपक जाएंगे आपस में। कहता है इसके अतिरिक्त जो है, इसके अलावा जो है, ये रक्त नलिकाओं एवं तंत्रिका के चारों ओर होता है ना। कहां कहां होता है, तो जो कनेक्टिव टिश्यू है, रक्त नलिका मतलब जो ब्लड वेसल्स है, आपका जो नस वाला पाइप है पूरे बॉडी के अंदर, वहां पर हो सकता है। और कहां पे, नर्वस टिश्यू जो होता है, तंत्रिका जो होता है, उस तंत्रिका के चारों ओर हो सकता है। साथ ही साथ अस्थि मज्जा में भी पाई जाती है। जो अस्थि मज्जा क्या होता है, तो याद रखिएगा, हड्डियों के अंदर भरा हुआ वह तरल जो कि सेमी लिक्विड होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अस्थि मज्जा कहते हैं। बोन मेरो, अंग्रेजी में इसी को क्या कहते हैं, बोन मेरो कहते हैं। ठीक है, तो ये होता है। उसके बाद अगर हम बात करें, याद रखना है संयोजी ऊतक एक तो क्या कहते हैं, जो ऑर्गेन को या जोड़ने का काम कर रहा है, दूसरा रक्त नलिका तंत्रिका के चारों ओर, और अस्थि मज्जा में भी ये होगा। अब कहता है कि जो संयोजिक ऊतक हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो आपका वास्तविक संयोजी ऊतक, जिसको कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर कहते हैं। क्या कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर कहते हैं, या प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, या रियल कनेक्टिव टिश्यू, कुछ भी कहिए, सब बात बराबर है, वास्तविक संयोजी ऊतक कह दीजिए। उसके बाद कंकाल ऊतक, जिससे कि आपका हड्डी बना हुआ है, वो कंकाल ऊतक। कंकाल ऊतक भी क्या है, एक संयोजी ऊतक ही होता है। तीसरा क्या है, तरल ऊतक या संवहनी ऊतक। तरल ऊतक या संवहनी ऊतक, जिसमें कि आपका आरबीसी आ जाता है, डब्ल्यूबीसी आ जाता है, प्लेटलेट्स आ जाता है, ब्लड प्लाज्मा आ जाता है, और लिम्फ आ जाता है। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग देखेंगे वास्तविक संयोजी ऊतक, दूसरी बार देखेंगे कंकाल ऊतक, उसके बाद देखेंगे हम लोग तरल ऊतक या संवहनी ऊतक। तो आज के वीडियो में संयोजी ऊतक जो हमारा चल रहा है, उसके अंदर आज हम लोग देखेंगे वास्तविक संयोजी ऊतक के बारे में। उसके बाद अगले वीडियो में हम लोग कंकाल ऊतक के बारे में देखेंगे। तो चलिए देखिए, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। याद होगा मैंने बताया था ह्यूमन टिश्यूज के टाइप क्या होते हैं। तो पहले एपिथेलियमी ऊतक हमने देखा था, जिसमें कि हमने सिंपल स्क्विमस, सिंपल क्यूबॉइडल, कॉलमनर और स्टिफाइड देखा था। उसके बाद हमें आज पढ़ना है कनेक्टिव टिश्यूज। किसमें होता है, ब्लड में होता है, रक्त में मैंने बताया आरबीसी, जो कि आपका संयोजी ऊतक होता है। एडिपोज, एडिपोज मतलब होता है फैट। जो फैट टिश्यू होता है, जो फैट बनाता है, जो आपके शरीर के अंदर जो चर्बी है, जो एब्डोमेन पे चर्बी हो जाता है, जो थाइस पे चर्बी हो जाता है, वो भी क्या है, एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यूज है। कार्टिलेज जो होते हैं वो भी क्या है, एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यूज है, लूज कनेक्टिव टिश्यूज होता है, सॉरी। इसके बाद बोन्स की टिश्यूज कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, डेंस टिश्यूज होते हैं। तो ये सारे कनेक्टिव टिश्यूज हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रियल कनेक्टिव टिश्यूज। तो चलिए, क्या है हमारा वास्तविक संयोजी ऊतक, ध्यान से देखिएगा। कहता है कि वास्तविक संयोजी ऊतक के अंतर्गत जो है वो अलग अलग प्रकार के ऊतक आते हैं। जैसे एरियोल टिश्यूज, क्या आता है, एरियोल टिश्यूज आता है। उसके बाद एडिपोज टिश्यूज आता है। ये भी किसके अंदर आता है, वास्तविक संयोजी ऊतक के अंदर आता है, कनेक्टिव टिश्यूज प्रॉपर के अंदर आता है। अब कनेक्टिव टिश्यूज प्रॉपर जो है, बहुत एरियोल टिश्यूज से स्टार्ट करते हैं हम लोग, कि वास्तविक संयोजी ऊतक में पहला जो प्रकार है वो है आपका एरियोल टिश्यूज, एरियोल ऊतक। कहता है ये बहुतायत में मिलने वाला ऊतक है, बहुत अमाउंट में ये पाया जाता है। कहता है इस ऊतक के आधार द्रव्य में या मैट्रिक्स में कई प्रकार की कोशिकाएं होती है। याद होगा मैंने वास्तविक संयोजी ऊतक के बारे में बताया था, इसमें कोशिकाओं की संख्या कम है, कोशिकाओं की संख्या कम है, लेकिन इसमें क्या होता है,
जो इंटरसेल्यूलर मैटर होता है, इंटरसेल्यूलर मैटर मतलब अंतर कोशिकीय द्रव होता है, वो उसकी मात्रा अधिक होती है, मतलब जिसको हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं, उसकी मात्रा अधिक होती है। ठीक है, तो कहता है कि जो एरियोल टिश्यूज है वो बहुतायत मात्रा में मिलने वाला उत्तक होता है, और इसमें जो है इस उत्तक के आधार द्रव्य या मैट्रिक्स में जो है कई प्रकार के कोशिकाएं पाई जाती है ना, जो दो प्रकार के तंतु पाए जाते हैं साथ में। क्या होता है, याद रखिएगा कि एरियोल टिश्यूज के अंदर मैट्रिक्स होता है। क्या होता है, मैट्रिक्स होता है, साथ ही उस मैट्रिक्स में कई प्रकार की कोशिकाएं होती है। अब उन कोशिकाओं के साथ दो प्रकार का फाइबर भी होता है, तंतु भी होता है, एक पीला तंतु, दूसरा श्वेत तंतु होता है। अब इन कोशिकाओं को पहले देखते हैं, उसके बाद तंतुओं को देखेंगे। पहला जो है हमारा क्या है, फाइब्रोब्लास्ट। क्या है, फाइब्रोब्लास्ट। ये याद रखना है कहां पे होता है, एरियोल टिश्यूज के अंदर होता है। ये एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यूज है, उस कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर एरियोल टिश्यूज होता है। उस एरियोल टिश्यूज के अंदर जो है फाइब्रोब्लास्ट, हिस्टोब्लास्ट, प्लाज्मा कोशिकाएं, ये सारी कोशिकाएं होती है। एक एक करके देखते हैं। पहला है हमारा फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट जो है वो चपटा शाखीय होती है। कैसा होता है, चपटा होता है, एकदम चिपटा हुआ होगा। दूसरा शाखीय होता है। ये तंतु बनाती है। क्या बनाती है, ये तंतु बनाती है। तंतु मतलब फाइबर बनाने का काम इसी का है ना। जो फाइबर देखिएगा कि किसी को जोड़ना है, कभी कभी आप देखिए कि कोई चीज जुड़ा हुआ है, जब उसको खास करके ये देखिए आप फेविकॉल वाली कंडीशन में किसी को फेविकॉल से चिपका दीजिए, उसके बाद सूखने मत दीजिए, सूखने से पहले उसको खींचने का कोशिश कीजिए, देखिए उसमें तंतु बनता है ना। तो उसी प्रकार से जो फाइबर है, फाइब्रोब्लास्ट मतलब फाइबर का निर्माण करने वाला कोशिका है। कहां पर होगा, एरियल टिश्यूज के अंदर, उसके मैट्रिक्स में पाया जाता है। ठीक है, जो कि कैसा होता है, चपटा होता है और शाखीय होता है, मतलब इसमें बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, शाखाएं होती है। दूसरा है हिस्टोब्लास्ट। क्या है, हिस्टोब्लास्ट। क्या था, हिस्टोब्लास्ट भी कैसा है, सॉरी हिस्टोसाइट्स, हिस्टोब्लास्ट नहीं, इसको कहते हैं हिस्टोसाइट्स। हिस्टोसाइट्स भी कैसा है, चपटा है, और कैसा है, इरेगुलर शेप का है ना। और इसमें याद रखिएगा केंद्रक युक्त होता है। कैसा होता है, केंद्रक युक्त, मतलब इसमें न्यूक्लियस भी पाया जाता है। ये जीवाणुओं का भक्षण करती है। क्या करती है, जो वायरसेस होती है, जो बैक्टीरियाज होती हैं, उनको क्या करती है, खा लेती है। बैक्टीरियाज को खाने का काम करती है। कौन से टिश्यूज है, तो हिस्टोसाइट टिश्यूज है। ठीक है, अगला है आपका प्लाज्मा टिश्यूज। क्या है, प्लाज्मा कोशिकाएं, है ना। ये पहला क्या था, फाइब्रोब्लास्ट, फाइबर का निर्माण, हिस्टोब्लास्ट, जीवाणु का भक्षण, प्लाज्मा कोशिकाएं। अगला क्या है आपका, प्लाज्मा कोशिकाएं। प्लाज्मा कोशिकाएं जैसे नाम ही इंडिकेट कर रही है, इसका काम होगा एंटीबॉडीज बनाने का। क्या होगा, एंटीबॉडी बनाने का काम होता है। आपके शरीर में एंटीबॉडी होता है जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है, उसके निर्माण में यह मदद करती है। कौन सी कोशिकाएं, तो प्लाज्मा कोशिकाएं। प्लाज्मा कोशिकाएं कैसी होंगी, आकार में गोलाकार या अंडाकार होती है, और इसका मुख्य काम क्या हो गया, एंटीबॉडीज का निर्माण करना है। तो याद रखिएगा कि एरियोलर जो टिश्यूज हैं या एरियोल टिश्यूज जो है, इसमें इसके मैट्रिक्स में तीन प्रकार हमने देख लिया। क्या पाए जाते हैं, कोशिकाएं पाई जाती है। पहला क्या था, फाइब्रोब्लास्ट, दूसरा हिस्टोसाइट, तीसरा प्लाज्मा कोशिकाएं। अगला हम लोग देखते हैं, अगला कौन सा कोशिका इसके अंदर पाया जाता है। क्या है, मास्ट कोशिकाएं। अगला क्या है, मास्ट कोशिकाएं। किसमें पाया जाता है, तो एरियोलर टिश्यूज के अंदर जो है ये पाए जाते हैं। ये कोशिकाएं उसके मैट्रिक्स में पाई जाती है। क्या था, जो मास्ट कोशिकाएं होती है वो केंद्रक वाली होती है। कैसी होती है, केंद्रक युक्त होती है, केंद्रक वाली होती है। कैसा आकार है, गोलाकार या अंडाकार होती है। कैसा आकार होगा, गोल जैसा होगा या फिर अंडे के समान होगा। क्या था, ये रुधिर वाहिनियों को फैलाने के लिए हिस्टामीन, क्या कहता है, रुधिर वाहिनियों मतलब ऐसा पाइप जिसमें रुधिर, रुधिर मतलब रक्त, रुधिर मतलब रक्त, जिस पाइप में रक्त का प्रवाह हो रहा है उसको रुधिर वाहिनी कहते हैं। तो रुधिर वाहिनी को फैलाने के लिए हिस्टामीन, मतलब हिस्टामीन क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन है। हिस्टामीन क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन है।
इसका क्या करता है, निर्माण करता है रुधिर के एंटीकोगुलेंट के लिए हिपैरिन। एंटीकोगुलेंट के लिए क्या करता है, हिपैरिन। ये क्या है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। उसके बाद एंटीकोगुलेंट, कोगुलेंट मतलब होता है रक्त का थक्का जमना। तो ब्लड अगर शरीर में है तो रक्त का थक्का जमा तो क्या होगा, हेमरेज होगा या फिर अटैक आएगा। अगर ब्लड बाहर है और थक्का नहीं जम रहा है तो क्या होगा कि रक्त के अधिक स्राव से मर सकता है इंसान। तो दोनों ही केस में खराब है। तो एंटीकोगुलेंट भी होता है ब्लड में और कोगुलेंट भी होता है। विटामिन क्या कर रहा है, रक्त का थक्का जमा रहा है। कब, जब वो शरीर से बाहर आएगा। तो ये जो एंटीकोगुलेंट देख रहे हैं हिपैरिन, ये क्या होता है, शरीर के अंदर ब्लड का थक्का नहीं जमे इसके लिए उत्तरदायी होता है। इसीलिए इसको कहा जाता है एंटीकोगुलेंट। उसके बाद याद रखिएगा, रक्त वाहिनियों को फैलाने वाला जो प्रोटीन होता है, हिस्टामिन प्रोटीन, रक्त को के लिए जो एंटीकोगुलेंट होता है क्या, हिपैरिन। तथा रक्त वाहिनियों को सिकुड़ने के लिए सीरोटोनिन नामक प्रोटीन स्रावित करती है। अब यहां पर क्या है, रक्त वाहिनियों को सिकुड़ने के लिए। अब एक चीज समझिए, सीधा सीधा समझिए, कभी सांप को खाते हुए देखें? जब सांप को खाते हुए देखे होंगे तो वो पहले आगे से खींचता है, फिर शरीर को सिकुड़ाता है, फिर आगे उसको धकेलता है, फिर शरीर को सिकुड़ाता है, फिर आगे धकेलता है। तो आपके शरीर के अंदर जो ब्लड है, हार्ट क्या कर रहा है, पंप करता है, पंप कर रहा है। पंप करने से क्या होगा, एक बार जाएगा एक बार आएगा। तो यहां पर जाने आने के लिए सिकुड़ना भी चाहिए और फैलना भी चाहिए, है ना। तो फैलने के लिए हिस्टामिन, सिकुड़ने के लिए सीरोटोनिन। एक एक पॉइंट और एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा जाता है, ठीक है। तो वो कौन सी कोशिकाएं हैं जो इन सब चीजों का निर्माण करेंगी, तो कौन सी कोशिका है, मास्ट सेल है। कौन सा है, मास्ट सेल, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए कि कहता है कि अलग जो सेल्स होते हैं, देखिए 3 तरह के सेल्स मैंने पहले बता दिए। उसके बाद चौथा सेल था हमारा मास्ट सेल, मास्ट कोशिकाएं। पांचवा जो है कहता है इस ऊतक में, कौन सा ऊतक, एरियल जो टिश्यूज है उस ऊतक में विभिन्न प्रकार के जो है वो क्या पाए जाते हैं, श्वेत कण जिसको ल्यूकोसाइट कहते हैं, जैसे लिम्फोसाइट, इस्नोफिल, न्यूट्रोफिल, ये सब भी इसी के अंदर पाए जाते हैं। अब अगला है कि मैंने बताया था इसमें जो है, किसमें, तो एरियोल टिश्यूज जो है, एरियोलर जो टिश्यूज हैं उसमें याद रखना है आपको, 5 उसके मैट्रिक्स में 5 प्रकार के सेल तो हैं, साथ ही साथ 2 फाइबर भी हैं, फाइब्रस टिश्यू भी हैं। क्या है, 2 प्रकार के फाइब्रस टिश्यूज भी हैं। एक श्वेत तंतु जिसको कहते हैं व्हाइट फाइबर, एक दूसरा जो होता है पीला तंतु जिसको कहते हैं येलो फाइबर। याद रखिएगा, श्वेत तंतु और पीला तंतु किसमें है आपका, तो एरियोलर टिश्यूज के मैट्रिक्स में। कहता है पहला श्वेत तंतु क्या कहता है, ये अशाखीय तथा अलचीले होते हैं। क्या होता है, अशाखीय मतलब ब्रांच नहीं होता है, लचीला नहीं होता है। उसके बाद कहता है ये कॉलेजन नामक पदार्थ से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, व्हाइट फाइबर, ये कॉलेजन नामक फाइबर से, कॉलेजन नामक पदार्थ से बने होते हैं। पीला तंतु किससे बना होता है, ये शाखी होता है, ब्रांच्ड होता है, और या अशाखी तथा लचीले होते हैं। क्या हो सकता है, ब्रांच्ड हो सकता है या ब्रांच्ड नहीं हो सकता, नन ब्रांच्ड होगा, और साथ ही साथ क्या होगा, लचीला होगा, मतलब इलास्टिक होगा। ये एलास्टिन नामक पदार्थ से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, एलास्टिन नामक पदार्थ से बने होते हैं। चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, अगले टिश्यूज के बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए ये है आपका एरियोलर टिश्यूज। एरियोलर टिश्यूज के अंदर हमने क्या देखा, इस तरह के फाइब्रोब्लास्ट पाए जाते हैं, ये स्टार वाले फाइब्रोब्लास्ट पाए जाते हैं, इस तरह के हमने देखे थे। ये मैट्रिक्स में है, कहां पर है, ये सारे मैट्रिक्स में होंगे। ये क्या है, ये एक टिश्यू है, इस टिश्यूज के अंदर ये मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स में मैंने बताया था बहुत तरह की कोशिकाएं होती है। क्या होती है, फाइब्रोब्लास्ट बताया, उसके बाद प्लाज्मा सेल्स बताया, हिस्टोसाइट हमने बताया, लिम्फोसाइट हमने बताया, मास्ट सेल हमने बताया। इसके साथ साथ मैंने क्या बोला था, 2 तंतु भी होते हैं, इस तरह का देख रहे हैं ना,
फाइबर जैसा तंतु, मतलब एक धागे के समान तंतु होता है। एक श्वेत तंतु बताया, दूसरा पीला तंतु बताया। श्वेत तंतु और पीला तंतु दो प्रकार के तंतु थे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कि जो एरियोलर ऊतक है उसके कार्य क्या क्या है। तो कहता है एरियोलर ऊतक जो है वो क्या कर रहा है, यह त्वचा एवं मांसपेशियों अथवा दो मांसपेशियों को जोड़ने का काम करती है। जो एरियोलर टिश्यूज है उसका काम क्या है कि स्किन स्किन अगर मान लीजिए स्किन और मसल्स अगर नहीं जुड़ा रहता तो हम स्किन खींचते हैं तो नहीं, पन्नी जैसे अगर पन्नी से कवर कीजिए किसी चीज को बिना चिपकाए हुए, तो जब उसको खींचिएगा तो क्या होगा, उससे अलग हो जाएगा ना। तो हमारा स्किन और ये अलग नहीं होता, मसल्स क्या है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो जोड़ने के लिए क्या चाहिए था, एरियोलर टिश्यूज। क्या है आपका, एरियोलर टिश्यूज है। कहता है यह त्वचा और मांसपेशी स्किन और मसल्स को जोड़ता है, या फिर दो अलग अलग मसल्स को, मतलब मान लीजिए एक यहाँ का मसल है और एक यहाँ का मसल है, इस दोनों को भी जोड़ने का काम करता है कौन, एरियोलर टिश्यूज। दूसरा काम क्या है, यह विभिन्न आंतरिक रचनाओं को ढीले रूप से बांधकर उन्हें अपने स्थान पर रखने में मदद करती है। मतलब शरीर के अंदर जो ऑर्गन्स है, अलग अलग प्रकार का जो रचना है, उसको क्या कर रहा है, आराम से उसको पकड़ के रखता है, उसको इधर उधर होने से रोकता है। बस समझिए कि पकड़ के रखा हुआ है, बस भटकने नहीं दे रहा है। ठीक है, चलिए ये क्या था आपका एरियोलर टिश्यूज। एरियोलर टिश्यूज के बाद आता है आपका वसा संयोजिक ऊतक। वसा संयोजिक ऊतक आता है जिसको एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। अब हम देख रहे हैं एडिपोज कनेक्टिव टिश्यूज। इसको देखिएगा, जैसे वसा हम समझते हैं ना, तो जैसे फैट जनरली जो हम समझते हैं एक स्टोर्ड एनर्जी होता है। एक स्टोर्ड एनर्जी जो है जो हमारे शरीर में संचित होता है, जो कि आने वाले समय में उसका उपयोग किया जा सके। इसी को हम लोग कहते हैं एक कनेक्टिव टिश्यूज होता है। जो हमारा फैट होता है, जो वसा होता है, वो हमारा क्या होता है, एक कनेक्टिव टिश्यूज होता है। इसके बारे में क्या कहता है, तो याद रखिएगा इसका जो ऊतक है, इस ऊतक में गोलाकार एवं अंडाकार कोशिकाएं पाई जाती है। जो एडिपोज टिश्यूज होता है, इसमें जो सेल्स होते हैं, जो कोशिकाएं होती है, वो गोल होता है या फिर ओवल शेप्ड का होता है, अंडाकार होता है। कहता है कि इन कोशिकाओं में वसा की बूंदें भरी होती, क्या भरी होती है, फैट जो होता है वो भरा हुआ होता है। यह तक त्वचा के जो स्किन है उसके निचले भाग में नीचे चर्बी के रूप में आंतरिक अंगों के बीच तथा मेढक के वृक्क मतलब किडनी के शीर्ष पर स्थित वसा पुंजों में फैट बॉडीज में पाया जाता है। याद रखिएगा कहां कहां होता है। एक तो हमने कहा स्किन जो है, स्किन के नीचे चर्बी जो आपका होता है वो चर्बी क्या है, एडिपोज टिश्यू है। और कहां पे, आंतरिक अंगों के बीच में, जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उसके बीच में। और दूसरा क्या है कि मेढक जो है उसके किडनी के ऊपर वसा पुंज में ये पाया जाता है। क्या होता है, एडिपोज टिश्यूज। इसका वर्क क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। फंक्शन क्या है, कहता है कि जो एडिपोज टिश्यू होता है वो संचित भोज्य पदार्थ का कार्य करता है। मतलब फ्यूचर क्या कहते हैं ना, पर्सपेक्टिव में, फ्यूचर व्यू में, ये संचित भोज्य पदार्थ मतलब जब हम नहीं कुछ खाते हैं, जब हम भूखे होते हैं और हमारी शरीर को ऊर्जा की जरूरत होती है, तो वो वही फैट, ये जो चर्बी है, वही चर्बी जल के हमें ऊर्जा प्रदान करती है। तो इसीलिए इसको क्या कहता है, ये जो एडिपोज टिश्यू है संचित भोज्य पदार्थ का कार्य करता है। मतलब जो संचित हो गया हमारे शरीर में, जब हमें आवश्यकता होगा तब इससे हमें ऊर्जा प्राप्त होगी। भोज्य पदार्थ से हमें क्या होता है, ऊर्जा प्राप्त होती है। और ये ऊर्जा जो है फैट के रूप में हमारे शरीर में एक्सेसिव, जब हम ऊर्जा भोजन कंज्यूम करते हैं तो वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसका उपयोग जो है आवश्यकता के समय होता है ना। मैंने क्या बताया, जब इसकी जरूरत होगी तभी ये जलेगा। जब हम भूखे रहते हैं, बहुत समय तक भूखे रहेंगे, तो हमारे शरीर के अंदर जो एडिपोज टिश्यूज है वो जलेगा और एनर्जी प्रदान करेगा। क्या था, यह बाहरी चोटों से जो एक्सटर्नल इंपैक्ट होता है उससे हमारे शरीर के, हमारे अंगों की रक्षा करने का काम भी करता है। तीसरा क्या इसका वर्क है, तो यह ऊतक जो है ताप रोधक होने के कारण, ताप रोधक क्या होता है,
वैसा पदार्थ जो टेम्परेचर का प्रतिरोध कर रहा है। जैसे कि अगर मान लीजिए बाहर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और हमारे शरीर के टेम्परेचर को बाहर नहीं निकलने देगा, मतलब हमारे शरीर को गर्म नहीं होने देगा, या फिर बाहर का टेम्परेचर मान लीजिए कि ठंडा हो रहा है, 20 डिग्री, हमारे शरीर का तापमान 36 डिग्री है, तो शरीर से तापमान बाहर नहीं निकलने देगा। ये कौन कर रहा है? एडिपोज टिश्यू। इसीलिए इसको क्या कहा गया? तापरोधक होने के कारण ठंडे में शरीर की सुरक्षा करता है, इसलिए ठंडे प्रदेशों में जंतुओं के शरीर में यह ऊतक अधिक मात्रा में पाया जाता है। जो ठंडे प्रदेश के जीव होते हैं, जो जंतु होते हैं, उनके शरीरों में ये जो एडिपोज टिश्यूज होता है वो अधिक मात्रा में पाया जाता है। याद रखिएगा, अगला जो वर्क है कहता है इस ऊतक के अधिक मात्रा में संचय से शरीर क्या हो जाता है? मोटा हो जाता है ना। जिसके शरीर में ज्यादा चर्बी होता है वो क्या होता है? मोटा हो जाता है। तो देखिएगा, हमने पहला एरियोलर टिश्यूज देखा, किसमें? हमारा जो वास्तविक संयोजी ऊतक है, पहला हमने एरियोलर टिश्यूज देखा। एरियोलर टिश्यूज के अंदर डिफरेंट कोशिकाओं को देख लिया और उसके दो फाइबर्स को भी देख लिया। उसके बाद हमने वसा संयोजी ऊतक, जिसको एडिपोज टिश्यूज कहते हैं, उसके बारे में देख लिया। अब तीसरा जो है, देख लीजिए, ये एडिपोज टिश्यूज है जो कि आपके जांघों पे, आपके हिप पे, आपके पेट पे, आपके बैक पे, आपके गर्दन पे, ये सारे एडिपोज टिश्यूज जमा हो जाते हैं। ठीक है, ब्लड वेसल्स पे। देखिए, अधिक मात्रा में जैसे ये इंस्टॉल हो गया आपके शरीर में या संचित हो गया, ये हानि करता है। याद रखिएगा, ये क्या करेगा? हानि करेगा। अगला जो है एडिपोज टिश्यूज के बाद आता है श्वेत तंतुमय ऊतक। श्वेत है, स्वेल नहीं है। ये क्या है? श्वेत तंतुमय ऊतक। तो है यहां पर, ध्यान से देख लीजिएगा, श्वेत तंतुमय ऊतक, व्हाइट फाइब्रस टिश्यूज। अब ये व्हाइट फाइब्रस टिश्यूज क्या होता है? कहता है एक दूसरे के, इस ऊतक में एक दूसरे के समानांतर स्थित सघन श्वेत तंतु पाए जाते हैं। क्या होता है? व्हाइट फाइबर पाया जाता है। तंतुओं के बीच कुछ कोशिकाएं क्या होती है? कुछ सेल्स जो है वो बिखरी हुई होती है। इसमें मैट्रिक्स जो है बहुत कम होता है। इसमें क्या होता है? मैट्रिक्स जो है, वो जो हमने तरल देखा था, वो कम होता है। यह ऊतक जो है टेंडेन का निर्माण करता है। ये पॉइंट याद रखिएगा कि टेंडेन का निर्माण कौन सा टिश्यूज करता है। तो याद रखिएगा कि श्वेत तंतुमय ऊतक जो है क्या करता है? टेंडन का निर्माण करता है, जो मांसपेशी को अस्थियों अथवा दूसरी मांसपेशियों से जोड़ता है। टेंडन क्या करता है? मांसपेशियों को अस्थियों से, जो मांसपेशी है हमारा, उससे किसको जोड़ रहा है? हड्डी से जोड़ेगा, अस्थि से जोड़ेगा, और दूसरी मांसपेशियों से, एक मांसपेशी से दूसरी मांसपेशी को जोड़ने का काम कर रहा है। वो कौन करेगा? व्हाइट फाइब्रस टिश्यू। ये फाइबर के समान होता है, तंतु के समान होता है ना। ऐसे ऊतक जो है अत्यधिक मजबूत तथा आंशिक लचीले होते हैं। क्या होते हैं? जो श्वेत तंतुमय ऊतक है, ये कैसे होते हैं? तो मजबूत होता है, बहुत मजबूत होता है, साथ में क्या होता है? थोड़ा कम लचीला होता है, हल्का लचीला, आंशिक लचीला होता है। पूरा लचीला नहीं होता है, बल्कि आंशिक लचीला होता है। तो याद रखिएगा, श्वेत तंतुमय ऊतक क्या कर रहा है? तो मैट्रिक्स बहुत कम होता है। इसका मेन जो पर्पस होता है वो होता है मांसपेशियों को अस्थियों और दूसरी मांसपेशियों से जोड़ने का काम करेगा। एक मांसपेशी को दूसरे मांसपेशी से, और जो मांस है हमारे शरीर में, उसको हड्डी से जोड़ने का काम करता है ना। जो मांस भक्षी होते हैं, जो मनुष्य जो है मांस भक्षी होते हैं, उन्होंने इस चीज का जरूर अनुभव किया होगा। जब वो मांस खाते होंगे तो हड्डी में वो चिपका रहता है। जब उसको पकाते हैं तो वो टिश्यू, जो आपका श्वेत तंतुमय ऊतक है, जो व्हाइट फाइब्रस टिश्यू होता है, वो टूट जाता है, जिस कारण से हड्डी से क्या होता है? मांस अलग हो जाता है ना। और कच्चे में देखिएगा तो हड्डी से मांस जल्दी अलग नहीं होता है। किससे जुड़ा हुआ है? तो श्वेत तंतुमय ऊतक से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जो जुड़ने के लिए क्या चाहिए? टेंडेन चाहिए। जुड़ने के लिए क्या चाहिए? टेंडेन चाहिए। इसी टेंडेन का निर्माण कौन कर रहा है? श्वेत तंतुमय ऊतक कर रहा है। अब अगला आता है एरियोल टिश्यूज, एडिपोज टिश्यूज, उसके बाद श्वेत तंतुमय ऊतक, इसके बाद हम लोग देखते हैं पीला तंतुमय ऊतक, जिसको कि येलो फाइब्रस टिश्यूज कहते हैं। कहता है कि इस ऊतक के तंतु एरियोलर टिश्यूज के पीले तंतु से ज्यादा मोटे होते हैं। याद होगा, एरियोलर टिश्यूज में दो तंतु देखा था, एक व्हाइट, दूसरा येलो।
तो इसका जो येलो है, जो एरियोलर का येलो टिश्यूज, येलो फाइबर था, उससे ज्यादा मोटा होता है। कौन सा? पीला तंतुमय उत्तक। क्या था? इसमें मैट्रिक्स कम होता है। मैट्रिक्स क्या होता है? कम होता है। एवं तंतुओं के बीच में जो फाइबर हैं, जो रेशे हैं, जो धागे हैं, उसके बीच में कई सारी कोशिकाएं होती। क्या होती है? उनके फाइबर्स के बीच में कई सारी कोशिकाएं होती है। ये उत्तक अधिक मजबूत एवं लचीले होते हैं। ये मजबूत तो था लेकिन आंशिक लचीला था। लेकिन जब हम येलो फाइबरस टिश्यूज की बात करेंगे, ये मजबूत भी है, साथ ही साथ क्या है? लचीला भी होता है। कहता है ये उत्तक जो है लिगामेंट किसका निर्माण करेगा? लिगामेंट का निर्माण करता है। कौन सा? येलो फाइबरस टिश्यू जो है लिगामेंट का निर्माण करता है। और लिगामेंट क्या करता है? हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने का काम करता है। जो एक हड्डियां है दूसरी हड्डियों से जो जुड़ी हुई रहती है, उसके लिए किसकी आवश्यकता होती है? लिगामेंट की आवश्यकता होती है। और ये लिगामेंट कौन बनाता है? येलो फाइबरस टिश्यूज बनाता है। तो क्या करता है? लिगामेंट हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने का काम करता है, कार्य करता है। तो क्या समझ में आया कि श्वेत तंतुमय उत्तक क्या कर रहा है? हड्डी को मांसपेशी और मांसपेशी एक मांसपेशी को दूसरे मांसपेशी से जोड़ा। पीला तंतुमय उत्तक क्या देखे? हड्डी को हड्डी से जोड़ दिया। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं जालवत संयोजी उत्तक, जो जाल के समान होता है। कैसा होता है? जाल के समान होता है। मतलब जाल, जैसे मछली को फंसाने के लिए जाल होता है, उसी प्रकार ये जालवत होता है। तो कहता है जालवत संयोजी उत्तक। क्या है आपके पास? जालवत संयोजी उत्तक। कहता है इस उत्तक में तारा जैसी कोशिकाएं होती है। कैसी कोशिकाएं होती है? स्टार जैसा कोशिका होता है। जस्ट लाइक स्टार, ऐसे करके जैसे स्टार फिश होता है ना, इस तरह की कोशिकाएं होती है। कहता है इन कोशिकाओं से प्रोटोप्लाज्म, अब ये प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है और प्रोटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म क्या होता है? जो कोशिका के अंदर जो लिक्विड भरा हुआ होता है उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। हिंदी में इसको कहते हैं कोशिका द्रव। और प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? जब न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों को जोड़ देते हैं, दोनों का संयुक्त रूप जो है वो कहलाता है आपका प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। तो कोशिका झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव्य और न्यूक्लियस केंद्रक को मिला के क्या बनता है? आपका प्रोटोप्लाज्म बनता है। तो प्रोटोप्लाज्म के कई प्रवर्ध निकले होते हैं। कई क्या निकले होते हैं? प्रवर्ध निकले होते हैं। इससे देखिएगा बहुत सारा ऐसे करके जो है इससे निकला हुआ रहता है जालवत। ठीक है। कहता है जो मैट्रिक्स में एक जाल जैसी रचना बना, कौन बना रहा है? जो प्रोटोप्लाज्म है उसमें इस तरह का जाल जैसा संरचना निकला हुआ है, जो कि मैट्रिक्स में क्या बना रहा है? एक जाल जैसी संरचना बना देता है। क्या करता है? इसके मैट्रिक्स में अन्य प्रकार की कोशिकाएं भी होती है। याद रखिएगा, जो जालवत संयोजी उत्तक है, जिसको रेक्टिलर जो कनेक्टिव टिश्यूज है, उसके अंदर उसके मैट्रिक्स में अन्य बहुत सारे प्रकार की कोशिकाएं होती है। ऐसे उत्तक जो है प्लीहा, यकृत और अस्थि मज्जा में पाए जाते हैं। याद रखिएगा, प्लीहा बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। यकृत, लीवर, अस्थि मज्जा, बोन मेरो, इन सब में पाया जाता है आपका जालवत संयोजी उत्तक। मतलब रेक्टिलर कनेक्टिव टिश्यूज जो है यहां पे पाया जाता है। तो याद रखना है कि रेक्टिलर कनेक्टिव टिश्यूज कहां पाया जाता है? तो उत्तक, प्लीहा में, यकृत और अस्थि मज्जा में ये पाए जाते हैं। तो चलिए यहीं पर हमारा जो टॉपिक था वास्तविक संयोजी उत्तक का, वो खत्म होता है। अगले वीडियो में जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो अस्थि उत्तक होगा। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अगर अभी तक आप इतने लंबे वीडियो में बने हुए हैं, इसका मतलब है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, आप नीचे सब्सक्राइब का बटन है, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर किसी प्रकार का कोई सुझाव होगा, चाहे वो वीडियो से रिलेटेड, चाहे वो किसी नए वीडियो से रिलेटेड, तो आप सुझाव दे सकते हैं, किसी भी प्रकार का कमेंट कर सकते हैं। आप खुले हैं, है ना, ओपन प्लेटफॉर्म है। आप कभी भी किसी भी रूप में कर सकते हैं कमेंट। अगर वीडियो पसंद आता है ज्यादातर, कोशिश करें अपने दोस्तों तक भी इसको पहुंचाएं, ताकि इससे हमारा भी लाभ होगा और उनका भी लाभ होगा, क्योंकि उनको नॉलेज मिलेगा और हमें सब्सक्रिप्शन मिलेगा। तब तक इस वीडियो को देखिए, मजे कीजिए, खुश रहिए। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।